हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सचिन। आज लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है। इस लॉकडाउन में मैंने देखा है कि सब कुछ अफेक्टेड हो रहा है। हमारा बिजनेस अफेक्टेड हो रहा है, एजुकेशन अफेक्टेड हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ अफेक्टेड है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं वह स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले छात्र हैं। हम देखते हैं कि आज प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स एंड टर्सरी सारे अफेक्टेड हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे देश में 1000 विश्वविद्यालय हैं और 55,000 महाविद्यालय हैं। ये सारे अभी लॉकडाउन में बंद पड़े हैं। कहीं पर भी इस लेवल पे ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन है, वही एक संकट मोचन की तरह है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, 65% छात्र जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, केवल 35% जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के MHRD ने बहुत प्रयास किया है गवर्नमेंट स्कूलों के लिए कहीं ना कहीं उन्हें क्लासेस दी जाए, तो चैनल शुरू है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन जो है वो प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा चल रहा है। अगर आप रेशियो भी देखें प्राइवेट गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का, तो 7:4 है। 7 स्कूल अगर गवर्नमेंट के हैं तो 4 ही प्राइवेट स्कूल के हैं। इस सारे चीज़ को देखते हुए हमें लगता है कि अब शिक्षा का जो माध्यम है वो ऑनलाइन, वेब, वीडियो क्लासेस के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। हमारा देश जो है वो 125 करोड़ का देश है, और 125 करोड़ के देश में इतने छात्र हैं कि अभी स्कूल में जाना बहुत ही दिक्कत है। इसलिए अभी ऑनलाइन क्लासेस की बात लोग कर रहे हैं। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो वो सारे बंद पड़े हैं। वहाँ के जितने कुछ बच्चे थे जो उच्च शिक्षा पढ़ते थे वो जॉब करते थे, जॉब करके पैसे ला के वो पढ़ते थे। तो आज जॉब अभी है नहीं, इसको अभी कॉलेजेस बंद है, वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है टर्सरी वाले। मैं अभी सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी वाले के जो माता पिता हैं वो अपने घरों में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वाले हैं, जो क्लास 10th के हैं, 9th के हैं, 8th के हैं, मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें वो पढ़ाने की क्षमता लैक हो रही है। तो मैं डॉक्टर सचिन आपके लिए चाहता हूँ कि कुछ ऑनलाइन, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ताकि ये बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ईजी हो सके, सरल हो सके। तो मैं ये पूरे बायोलॉजी के स्ट्रक्चर को मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको बताऊंगा, ताकि आप उसको अच्छे से उसको जान सकें, एट ईज होके जान सकें। आपको बायोलॉजी आपको बहुत अच्छा लगे, और आपको कि बायोलॉजी जो होता है, जो दिख रहा है मुझे, उसी के बारे हम पढ़ रहे हैं। हम उस चीज़ को देखते हैं और हम पढ़ते हैं। साइंस क्या है, मैं पहले भी कहता हूँ, साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। हम अगर सिस्टमेटिक रूप से किसी भी चीज़ को पढ़ें तो हम उसे साइंस कहते हैं। तो मैं आपको बायोलॉजी क्लासेस आपको दूंगा, करीब 20 से 25 लेक्चर दूंगा, और इस पूरे 10th को मैं कवर करूँगा। अब सवाल उठता है 10th की क्यों? क्योंकि ये 10th बोर्ड एग्ज़ाम होगा, अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम होगा, और लॉकडाउन है, और हम लोग को ऐसा कहीं लग रहा है कहीं ना कहीं लाइफ विद कोविड हमें जीना पड़े। तो इस चीज़ को देखते हुए कहीं बच्चे हैम्पर ना हो जाएं, कहीं उसके कॉन्सेप्ट लैक ना कर जाएं, क्योंकि क्लास 10 जो होता है वो आयरन गेट की तरह होता है। उसके बाद आदमी अपने कैरियर बनाता है, तो ये बेस वीक ना हो जाए, इसलिए मैंने क्लास 10 को चूज़ किया है। तो 10th में मैं बायोलॉजी में मैं स्टार्ट करना जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी को क्लास 10th में 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, मैं सब कुछ आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बोलूँगा। हमें ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान देना है, हमें बायोलॉजी को समझना है। जो घटना घट रही है, क्यों हो रही है, वह उसको समझना है, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है।
तो ये बायोलॉजी के में 6 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रियाएं। इसमें 6 to 8 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आएंगे। पहली बात, हम जीवन प्रक्रियाएं में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वयन। ये 8 to 10 मार्क्स के होंगे। इसमें हम लोग बेसिकली हाउ द बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा है आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे है आजकल पर्यावरण का संरक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा पूरे यूनिवर्स को बैलेंस कर रहा है। इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये 3 to 4 मार्क्स का रहेंगे। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमारे संसार में प्रजनन की क्रियाएं बहुत ज़रूरी है। इसके कारण से हमारा यूनिवर्स मेंटेन रहता है, हमारा यूनिवर्स में आदमी रहते हैं। उसके बाद हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, कैसे अनुवांशिकता और विकास, कैसे हेरिडिटरी कैसे होता है, आदमी का गुण जो है वो कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदाओं का प्रबंधन, ये और इन्वायरमेंट दोनों ही इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं। हम अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम एक चीज़ को अगर हम कुमुलेटिव में पढ़ना है, सबको एक साथ मिला के पढ़ना, अलग अलग भी पढ़ना है और सबको एक ढंग में पिरो के पढ़ना है, तो हम उसको कंसेप्ट को समझ सकेंगे कि बायोलॉजी क्या है। तो मैं आपको बायोलॉजी का क्लासेस एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। अब कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट समझेंगे आपको श्योर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे बायोलॉजी में। हमारा पहला यूनिट है, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा धीरे धीरे करके कि हम लोग कैसे पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है और हम लोग बताएंगे कि हम लोग कैसे आगे हम बढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो हमें लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो प्रोसेस पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। इसको पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे इसको न्यूट्रिशन को। उसके बाद न्यूट्रिशन प्लांट्स में पढ़ेंगे और हम एनिमल्स में पढ़ेंगे। प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो हम प्लांट्स को पढ़ेंगे, उसके न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत आराम से अच्छे ढंग से उसको समझेंगे। दूसरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हम अमीबा को देखेंगे कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है। दूसरा हम ह्यूमन में, एनिमल्स में देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो जीने के लिए ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगी, अगर हम ठीक से अगर खाना खाते हैं, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, हमें पोषण नहीं मिलेगा, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरा रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, श्वसन क्रिया पढ़ेंगे, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे हम सांस लेने के बाद हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर जाता है और कैसे हम अपनी लाइफ प्रोसेस मेंटेन करते हैं। तीसरा प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग लाइफ इम्पॉर्टेंट है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें बेसिकली हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज बेसिकली क्या है, वो एक कैरियर है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और इसलिए हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट को पढ़ेंगे, ब्लड को पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। लास्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल। जब एक्सक्रीशन इन एनिमल पढ़ेंगे तो उसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, रीनल के बारे में पढ़ेंगे कि हमें यूरिन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है और टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे यूरिन से हमें निकल जाती है और फिर से ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। सो किडनी का बेसिकली तो काम है ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो ये सारे चीजें जो है जीवन प्रोसेस में, पहला इस यूनिट को समझिए। इस यूनिट में क्या है कि
ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो लाइफ को मेंटेन करेंगे। तो प्लांट्स में ऐसे कौन प्रोसेस है जो लाइफ को मेंटेन करेंगे? फोटोसिंथेसिस। एनिमल में ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जो लाइफ को मेंटेन करेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो हम इस चीजों को बहुत प्रॉपर ढंग से हम समझे, पहले पूरे यूनिट को समझे कि लाइफ प्रोसेस में प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग लाइफ, और कौन कौन से प्रोसेस हम लाइफ मींस एनिमल भी देखते हैं और प्लांट भी देखते हैं। तो प्लांट जो प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और ये सारे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे वन बाय वन बहुत अच्छे ढंग से और समझेंगे। देखिए पहले ये जो भ्रांति है कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, बेसिकली रटने का सब्जेक्ट नहीं है, यही सब्जेक्ट है समझने का सब्जेक्ट है। अगर बायोलॉजी पढ़ के ही तो आदमी डॉक्टर बनता है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो बायोलॉजी को अगर अच्छे ढंग से समझाऊं तभी तो मैं डॉक्टर बनाऊं। अगर कोई आदमी रटेगा इस बायोलॉजी को तो वो साइंस को समझ नहीं सकता। और आज इस कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज आप पूरे ह्यूमन लाइफ को समझे, ह्यूमन प्रोसेस को समझे, छोटी छोटी बातों को आपको भी अब समझना होगा, इसकी जानकारी आपको लेनी होगी। पहला चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लाइफ प्रोसेस तभी मेंटेन रहेगा जब हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहेंगे। इसको इसलिए अलग एक चैप्टर दिया गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, ब्रेन अगर एक्टिव नहीं रहेंगे, नर्वस सिस्टम अगर ठीक नहीं रहेगा, वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट सस्टेन आवर लाइफ। हम लोग एक मृत की तरह व्यवहार करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस, सो दिस इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड चैप्टर विद द लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो प्लांट्स को अलग देखते हैं, एनिमल्स को अलग देखते हैं। क्योंकि लिविंग थिंग्स में प्लांट्स एंड एनिमल हम लोग दोनों को अलग अलग देखना है। तो प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि वो हार्मोन्स ही हमें कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल्स हार्मोन करते हैं। तो प्लांट को भी हार्मोन्स करते हैं। तो प्लांट हार्मोन जब पढ़ेंगे तो ऑक्सिलिन पढ़ेंगे, जिबरलिन्स पढ़ेंगे एंड साइटोकाइन्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट्स के मूवमेंट्स को जो पढ़ेंगे उससे प्लांट का मूवमेंट केमिकल से कैसे इफेक्टेड होता है, टच से कैसे इफेक्टेड होता है और ग्रेविटी से कैसे इफेक्टेड होता है। सो हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे, प्लांट के मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, बाय द कीमो मूवमेंट पढ़ेंगे, जियोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे एंड थिग्मो पढ़ेंगे। ये प्लांट के मूवमेंट्स के बारे में और प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस को पढ़ेंगे। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है हमारा नर्वस सिस्टम। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय ब्रेन। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी रिस्पॉन्स। हम लोग ऑटोनॉमिक मीन्स अपने आप, जो आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके बॉडी को मेंटेन कर रहा है। ऑटोनॉमिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। तो ये सारी चीजों को आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, जो कि लाइफ प्रोसेस से इंटरकनेक्टेड है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे प्रजनन करते हैं। अगर आप देखें तो ये लाइफ प्रोसेस से तीसरा चैप्टर है जो कनेक्टेड चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, लाइफ मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। अगर आप पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक में हम देखते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब फीजन और बडिंग के थ्रू होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टूटते हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जब भी हम लाइफ की बात करेंगे, तो प्लांट्स को भी डिस्कस करेंगे और एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स में जो डिस्कशन करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो पॉलिनेशन के थ्रू होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और हम अगर जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम ह्यूमंस की बात करेंगे। बेसिकली ह्यूमंस की बात करेंगे तो इसमें हम सेपरेटली पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें ही हम पढ़ेंगे सेक्सुअल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फीमेल में होने वाली जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन उसको पढ़ेंगे, और हम फिर अंततः लास्ट में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हम कैसे अपने बर्थ कंट्रोल हम करते हैं, केमिकल्स बैरियर के द्वारा, फिजिकल बैरियर के द्वारा बर्थ कंट्रोल हम कैसे करते हैं। क्योंकि हमें ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये एक नीड ऑफ द आवर है कि हमें रिप्रोडक्शन मेंटेन भी करना है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड है। अगर पॉपुलेशन अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें बर्थ कंट्रोल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे कंट्रोल करेंगे जानेंगे। आजकल स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन टीचर कहीं ना कहीं बताने में असक्षम है, डील करने में असक्षम रहते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको उसको जानना होगा। क्लास 10 के लेवल में आपको उसको समझना होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे, इसको हम अच्छे से डील करेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थर्ड चैप्टर में। ये भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर से कनेक्टेड चैप्टर है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ चैप्टर हमारा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर आपके बच्चों में जाना, ये है हेरिडिटी। दूसरा है इवोल्यूशन। अब ये जो चौथा चैप्टर है, आप देखते हैं ये भी लाइफ प्रोसेस से कैसे कनेक्ट है। प्रजनन की क्रिया हो गई, रिप्रोड्यूस हो गई, आपके गुण आपके बच्चों में जाए, यही हेरिडिटी। तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं। लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम पढ़ा, प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग लाइफ पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपको नर्वस सिस्टम आपको लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए मदद करता है। तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन, ये भी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। और आप पढ़ रहे हैं हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन के बाद आपका कैरेक्टर का ट्रांसमिशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में, कैसे जीन्स कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। जीन्स में हम लोग पढ़ेंगे डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन के बारे में, कैसे डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाता है, कैसे दो रिसेसिव मिलके फिर डोमिनेंट हो जाते हैं। इस सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन पे, कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिएशन। ये चैप्टर है फोर्थ, इसमें हम जीन्स के बारे, डाईहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे एंड इवोल्यूशन में डार्विन्स थ्योरी को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे, फूड चेन के बारे, हु इट्स होम, फूड वेब के बारे, ट्रॉपिकल लेवल के बारे, उसके बाद ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है हमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आजकल इम्पॉर्टेंट है गार्बेज मैनेजमेंट, जितना भी गार्बेज निकल रहा है हमें कैसे उसको मैनेज करें, ये हमें जानना जरूरी है। तो ये चैप्टर इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स का प्रबंधन, कहीं ना कहीं दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड चैप्टर, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे
वाइल्ड लाइफ को अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फूड चेन का जो प्रोड्यूसर है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर फूड चेन का प्रोड्यूसर डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपको ट्रॉपिक लेवल डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर ये डिसबैलेंस हो जाएंगे तो पूरे लाइफ प्रोसेस डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो हम ये देखते हैं बायोलॉजी के 6 चैप्टर को किस ढंग से बनाया गया है। ये 6 चैप्टर पूरा एक पैकेज है जो इंटरकनेक्टेड है। अगर हम इन्वायरमेंट को अगर हम ध्यान अगर ना दें तो हम लोग लाइफ प्रोसेस मेंटेन नहीं कर सकते। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान ना दें तो हम लोग अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ अगर डिसबैलेंस हो गया तो फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल डिसबैलेंस हो जाएगा। और हमें जीने के लिए, लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? वाटर। तो हम उसमें पढ़ेंगे सोर्स ऑफ वाटर के बारे में। तो पॉल्यूशन ऑफ वाटर कैसे होते हैं, कैसे हम लोग रोक सकते हैं, उसको पढ़ेंगे। डैम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो यानी जल ही जीवन है, तो जल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर लाइफ और उसको भी हमें हार्वेस्ट करना है। क्योंकि वाटर भी ऐसा है, वाटर साइकिल के थ्रू वाटर कनेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर भी लिमिटेड अमाउंट में है। सो सेव वाटर। इसलिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे। कैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट में कैसे हम लोग रेन वाटर को रोक मीन्स इकट्ठा करें और उसको यूज करें। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मीन्स जिसको रिन्यू हम कर सकते हैं, मीन्स सन। नॉन रिन्यूएबल मीन्स इसको नहीं कर सकते, मीन्स दिस इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमें इस दोनों टॉपिक को पढ़ते हुए हमें 3 बातों का ध्यान देना है कि हमें जितने भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, हमें उसका यूज को रिड्यूस करना है, फिर से रिसाइकिल करना है और फिर से रीयूज करना है। 3 R's पढ़ते हैं हम लोग उसको, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो हम लोगों ने ये देखा है कि बायोलॉजी के जो बोलते हैं 6 चैप्टर हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हुए। मैं आपको 10 सेकंड में बोल दूं। लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? तो भाई हमें कंट्रोल एंड बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे कनेक्टेड है हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। फिर हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ प्रोसेस मेंटेन नहीं होगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन हो जाए तो हमारा कैसे कैरेक्टर जो है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, तो हम उसको हेरिडिटरी बारे पढ़ते हैं। उसके बाद हम जानते हैं इवोल्यूशन के बारे, कैसे हमारा लाइफ आया, लाइफ प्रोसेस से पहले हमारे ह्यूमंस कैसे आए, तो हम पढ़ेंगे उसको डार्विन्स थ्योरी में। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 2 चैप्टर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अगर एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स अगर मेंटेन नहीं होगा, इसका बैलेंस ठीक से नहीं होगा, तो हम लोग लाइफ प्रोसेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो मैं आपको देने जा रहा हूं बायोलॉजी की ये 6 यूनिट के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ताकि आप इसको समझ सके। आप इसको रटे नहीं, आप इसको समझें। अगर आपको केवल रिमेंबर करना है तो आप इसको डेफिनेशन को देखें, अपने वर्ड्स में आंसर को लिखने को सीखें और समझ के सीखें। आपको इससे इसके कारण जो सीबीएसई के जो मार्क्स है आपको ज़्यादा आएंगे, क्योंकि सीबीएसई क्रिएटिविटी पे ध्यान देती है, बिहार बोर्ड क्रिएटिविटी पे ध्यान देती है। आप अपने आंसर को अपने लैंग्वेज में अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से इसको डील कर सकेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर फिनिश हुआ। आप समझ गए कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे आपको पूरा लेक्चर दूंगा और बायोलॉजी आपको आपके सिलेबस को मैं फिनिश करूंगा। इस सारी चीज़ों को मैं जो हूँ अपने YouTube चैनल पे जो डॉक्टर सचिन प्रसाद के नाम से है उसमें मैं अपना शेयर करूँगा, अपने फेसबुक अकाउंट पे मैं शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर भी हमें दे सकते हैं।
ताकि मैं उस फ़ोन नंबर का डेटाबेस बना के एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकूं, ताकि मैं उस पर अपने लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को मैं फिर व्हाट्सएप में दे सकूं और आप उसको शेयर कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन तभी आगे बढ़ेगा जब तक हम उसको शेयर करेंगे। तो एजुकेशन शुड फ्लो टू एवरीबॉडी। एजुकेशन हर के पास जाना चाहिए और ये बहुत बहुत कीमती समय है आपका। एजुकेशन को कभी आप रोकिए नहीं, चाहे आपका लॉकडाउन ये चले, हम लोग कोविड में रहें या जो भी हो, एजुकेशन बंद नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर शेयर करें और आप अपने आसपास के लोगों को बताएं, जो भी क्लास 10 के हैं उसको आप दिखाएं, ताकि वो कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तब मैं आप लोग से मिलूँगा अपने लाइव प्रोसेस बायोलॉजी के पहले चैप्टर के साथ, जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा और आप समझने की से कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो गुड बाय, मैं आपसे अब अगले क्लास में लाइव प्रोसेस चैप्टर के साथ मिलूँगा। बाय बाय, सी यू स्टूडेंट्स।